उसका मर्डर हुआ है, क्योंकि पूरे विजिबल साइंस जो थे वो मर्डर के थे, चोरी हुई थी, खून था सारा, अगर वायलेंस हुई हुई उसकी बॉडी थी, उसके सर पे चोट लगी हुई। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मुशर्रफ खान के साथ। और इस वक्त एक फैमिली मेरे सामने जो मौजूद है, उनकी कहानी काफ़ी हद तक सामने आ चुकी है। एक बीवी ने ही अपने मियाँ को मरवा दिया और अपने आशना के साथ मिलकर मरवाया, अपने भाई के साथ मिलकर मरवाया। बड़ी स्टोरी की तरफ आते हैं। सलमान, मुझे बताओ कि पोस्टमार्टम आपके लिहाज से बिल्कुल सही नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉपर्ली कोई चाक नहीं किया गया। ये काम जो होता है डॉक्टर्स का होता है, उस हवाले से आप थोड़ा सा मुझे और आगे लेके चलो, फिर क्या हुआ? जी, डॉक्टर का काम होता है पोस्टमार्टम करना और एक्सरेस करना कि कोई बोन फ्रैक्चर तो नहीं है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, एक्सरे तक नहीं की गई पोस्टमार्टम के। सही है। और हम जब गुस्ल खाने के वक्त वहाँ पे पहुँचे हैं तो डीकम्पोजिशन और ब्लड की वजह से कपड़े जो हैं भाई की स्किन के साथ वो चिपक गए थे, तो काफ़ी मुश्किल से वो एक कैंची से उन्होंने काट के उतारे कपड़े। तो गुस्ल खाने वाले ने भी कहा कि पोस्टमार्टम करवाया, मैंने उनको बताया कि करवाया, तो उन्होंने कहा ये तो डॉक्टर का काम था कि कमीज़ उतार के वो एक्सरे वगैरह करते हैं कुछ। तो बहरहाल उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन नहीं थी और हम वहाँ से गुस्ल कराने के बाद भाई को ले आए यहाँ पर। और फिर वहाँ पर हम यहाँ पे हमने वादी हुसैन में भाई की तदफीन की। वादी हुसैन में? जी, वादी हुसैन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वसीले बनाए बहुत जो इस सिचुएशन में है। जैसे कि हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मर्डर, इवन हम खुद सोच रहे हैं, एक दूसरे से सवाल कर रहे थे। बढ़ा तुम्हारी भाभी उसके बाद इद्दत के लिए घर आ चुकी भाभी यहाँ पे आई हुई थी। तुम लोग उस औरत को लेकर आ गए थे या औरत खुद आई थी? वो भाई के साथ आई थी। भाई के साथ आई थी जी। इद्दत के टाइम पीरियड में वो यहीं पे रही थी काफ़ी अर्सा हमारे साथ। और उस टाइम भी एक तीसरा दिन जब होता है, सोएम होता है हमारे यहाँ, तो सोएम वाले दिन वो टिकटॉक्स बना रही थी। वो इतनी नॉर्मल क्यों बना रही थी? वो इतनी नॉर्मल थी। और हम लोग जैसे हमारे घर में इतनी रश था, मेहमान थे, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और इंसिडेंट दुनिया में हर जगह होते हैं, हर जगह। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास, हमारे मुल्क में या हम जिस जगह रहते हैं वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इस तरह का है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक वेल नोन फैमिली होके, पढ़े लिखे होके, लॉ के बारे में आपको पता है हर चीज़, उसके बावजूद आपकी फैमिली जो स्ट्रगल करती है। उसके बाद मेरे बाबा तो वो गिर गए, वो बीमार हो गए, अम्मी मेरी गिर गई, बीमार हो गई, वो दोनों एडमिट होते रहते हैं अभी भी। 7 महीने गुजर गए। एक सनम ये बात हमेशा कहती है कि हम अभी भी उसकी लाश को अपने साथ लेके घूम रहे हैं, और ये सच है। ये छोटा भाई है, इसके अलावा हम 3 बहनें हैं, जो हम एक अम्मी को लेके जाती है हॉस्पिटल, दूसरी बाबा को लेके जाती है, फिर तीसरी जो है कोर्ट की हियरिंग्स पे जाती है। हम लोग उसका केस भी नहीं जाने दे सकते क्योंकि उसका मर्डर हुआ है, वो इतनी कीमती जान है हम सब की, वो गया है तो हमें पता चले किसने किया। हम अच्छा, पता कैसे चला? 7 महीने तक सीडीआर आपने पुलिस से पहले ताउन नहीं किया, किस तरीके से सीडीआर निकाली गई, किस तरीके से पता चला कि जी जिसने कत्ल मेरे भाई को मरवाया है वो कोई बाहर का नहीं था, उसी की बीवी, उसी का भाई, उसी का कज़न था? उस टाइम पीरियड तक जैसे बिहेवियर से हमें शक था, लेकिन इस तरह के एविडेंसेस कुछ भी हमारे पास नहीं थे। मोबाइल फ़ोन पारस का था, उसमें वो रिकॉर्डिंग करता था, सब चीज़ें वो पुलिस के पास थी। हम लोग प्रोटेस्ट करते रहे 7 महीने तक। हम लोग एसएसपी अमजद शेख की ऑफिस के बाहर 6-6 घंटे उन्होंने हमें वेट करवाया, वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे थे। हमने प्रोटेस्ट किए, हर जगह हमने लेटर्स लिखे। मैंने 120 इदारे थे, अथॉरिटीज़ थी, उनको मैंने लेटर्स लिखे, सुप्रीम कोर्ट को लिखा मैंने, हर जगह को हमने कोशिश की अप्रोच करने की ताकि उसको जस्टिस मिल सके। इंटरनेशनली जो वो थे फोरम्स थे, उनको हमने अप्रोच करने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेट मोस्ट ये था कि जिनकी ड्यूटी है उनको ड्यूटी करनी नहीं आती, वो या वो करना नहीं चाहते। इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है। सिराज लाशारी का लोग भी नहीं थे, मैं कहती जो पैसा ले लोग थे, पैसा खिला रहे थे, ये कर रहे थे, इसका मतलब है कि इदारे भी कभी कभी अपनी ड्यूटी करना नहीं चाह रहे थे। सिराज लाशारी का मैं आपको बताना चाहूँगी, वो एक ईमानदार अफसर माने जाते हैं पूरी सिंध में, कि वो बहुत अच्छे ईमानदार अफसर है। मैं आपको बताऊँ कि नाजिम जोखियों के लिए उन्होंने C क्लास की रिपोर्ट बनाई कि उसका मर्डर नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कुरतुलैन के लिए उन्होंने कहा कि ये हादसा था, इतना हाई प्रोफाइल उसका मर्डर केस था। अशफाक शर, वो बच्चा उसको बेड पे बैठे हुए फंदा लगा हुआ था, उसके लिए कहा ये C क्लास है, इसका मर्डर ही नहीं हुआ। पारस के लिए भी C क्लास रिपोर्ट बनाई कि इसका कोई मर्डर ही नहीं हुआ। रिपोर्ट में कोई खून का जिक्र नहीं है। रिपोर्ट में वीडियोस पूरी दुनिया ने देखी हैं, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड्स में रही हैं, पूरे वहाँ पे मीडिया था, उन्होंने वीडियोस बनाई हैं, सब लोगों ने अपने आंखों से देखा है। 200-300 लोग वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, कितना अनफॉर्चुनेट है कि वो इन सब चीज़ों को झुटला के पेपर पे लिखते हैं कि ये नेचुरल डेथ, और उसकी करेक्टर असैसिनेशन करते हैं। एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन है पारस, वो बहुत सेंसिबल इंसान है, वो रेडियो के प्रोग्राम्स करता है, इतना सेंसिबल है, वो मास्टर्स है, पढ़ा लिखा है, उसकी करेक्टर असैसिनेशन इतनी कि उसको ये
ये बीमारी है, ये नहीं वो बीमारी है, वो नहीं ये उसे हर चीज पता है, हर proper। चीज उसके लिए लिखा कि वो माजूर था, इस तरह से। भाई माजूर था तो उसके पास गवर्नमेंट जॉब कैसे थी, वो काम कैसे करता था, अपनी 3 साल की बेटी के साथ वो अकेला घर में कैसे रहता था। तो ये सब चीजें इतनी अनफॉर्चुनेट है, कोई मेडिकल कुछ भी नहीं था, कुछ भी उसका कोई मेडिकल एविडेंस कुछ भी नहीं है, रिकॉर्ड नहीं आप है। लोगों ने फिर अपना केस वहां से हटाया कैसे? वहाँ से हमने आईजी सर को अप्रोच किया और वेरी फॉर्चुनेटली मैं उनकी थैंकफुल हूँ कि आईजी सर ने हमारी एप्लीकेशन जो है उसको मंजूर करते हुए, हमने कहा किसी ईमानदार अफसर को आप दे दें इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने सांगड़ पुलिस को दे दिया। सही। वहाँ पे मैं अप्रिशिएट करूँगी एसएसपी बशीर ब्रोही सर को, उन्होंने बहुत अच्छे से इस केस को देखा, प्रोफेशनली देखा, रिस्पॉन्सिबल होकर देखा, उन्होंने एक टीम जोड़ी और उन लोगों ने फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। जो 7 महीने तक हैदराबाद पुलिस हकायक और खून छुपाती रही, वो चीज़ उन्होंने 2 दिन में सामने लाए। तुम्हारे ये सब चीजें हुई आपकी, जो अब तो खैर भाभी कहता भी शर्म आती है मुझे, फरजाना का जब मोबाइल था, किससे डेटा निकाला गया, जो करवाया गया था, किस तरह पता चला? वो तो उन्होंने डेटा निकाला, वो तो हैदराबाद पुलिस ने भी निकाला था। आई मीन अच्छा। वहाँ पे जो एएसपी थी उन्होंने भी निकाला था और उसके मोबाइल से ही उसके कजन्स के नंबर और वो चीजें आ गई थी। आपके भाई के पास वो किन किन की कॉल थी? आप उसकी मिसेज की थी? नहीं, अम्मी की कॉल्स थी और सलमान की थी और बहन जो यूएसए से आई हुई थी उसकी कॉल थी। अच्छा, तो नहीं तो आपने कहा था ना कि उसकी बेगम ने से पूछा था तुम आखिरी टाइम पे तुम किधर हो? हाँ बिल्कुल, वो उसकी 4 तारीख को या 5 को उसकी कॉल थी, जो उसने पूछा था कंफर्मेशन के लिए कि लोकेशन क्या है और इसका प्लान क्या है, कब जा रहा है बाहर ये वो। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ये था कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। इन्वेस्टिगेशन में फिर पता चल गया, उन्होंने सीडीआर्स निकाली, जो भी लोकेशंस टेक्निकल चीज़ों से सांगड़ पुलिस ने पता कर लिया कि फाइनली मर्डर्स जो है वो इसका ससुर, इसकी बीवी पारस की और उसका कज़न है इसरार शाह और उसका भाई दीदार शाह, ये लोग हैं और कुछ और लोग भी हैं इसमें मिले हुए, तो वो उनको भी ढूंढ रही है पुलिस। बड़े बड़े ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद थे, डीएसपी साहब मौजूद थे वहाँ पर। उन्होंने पहले तो मुझे होश नहीं था भाई को देखने के बाद, वहाँ पे जब मैंने हाथ में उठाया उनको तो पूरा घर ब्लड था। मुझे बाहर लेके आए हैं जब, और आधा घंटे के बाद उसे थोड़ा जहन हाजिर हुआ है, तब वहाँ पे डीएसपी साहब ने मुझे कहा कि 2 दिन हो गए हैं भाई को घर में बंद, तो एक सिचुएशन ऐसी है कि हम ज़मीन हवाले कर देते हैं। तो डीएसपी साहब को मैंने ये अर्ज़ किया कि नहीं, वी वांटेड टू नो कि हुआ क्या है, हम पोस्टमार्टम कराएंगे। ठीक है। अच्छा, तुमने ये फैसला लिया? जी, मैंने फैसला लिया वहाँ पर, और वहाँ पर डीएसपी साहब और अच्छा फैसला था मेरे ख्याल से। अगर नहीं होता तो ये होता कोई मार के चले गया और तुम लोग रोते रह जाते और तुम लोग असल मुजरिम तक नहीं पहुँच सकते थे जो तुम्हारे घर में ही मौजूद था। घर में मौजूद था जी। वो ना मरने वाला एक बार मरते हैं, हम रोज मर रहे हैं, तो ये बात है हमारे यहाँ। तो अच्छा चले, वो हो गया हम पोस्टमार्टम के ऑफिस में गए पुलिस की मौजूदगी में, और वहाँ पर वो पेपर मैं बार बार कहता रहा उनको कि बस पोस्टमार्टम करो, कि बताओ हुआ क्या। तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि ऐसा नहीं पता लगता, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में 45 दिन तक टाइम लग जाता है और बाद में हम बता सकते हैं, उससे पहले नहीं बता सकते। लेकिन ये है कि पहले कागजी कार्रवाई होगी। कागजी कार्रवाई हुई वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी में। फिर विथिन 10 मिनट्स में डॉक्टर शहजाद आ रही हैं वहाँ पर। उन्होंने आकर कहा कि बॉडी पे किसी किस्म की कोई इंजरी नहीं है। अच्छा। और चेक नहीं किया और आप जो है ना मैयत को यहीं पे दफना तो वो बेहतर है। तो हमने कहा ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, मेरे माँ बाप कराची में बैठे हुए हैं, लाजमी बात है उनका बेटा है, उनकी इजाज़त के बगैर मैं इतने बड़े फैसले नहीं कर सकता। तो हम गए भाई को वहाँ गुस्ल खाने ले जाकर, और गुस्ल के वक्त वहाँ पर सर के पीछे यहाँ बैक साइड पे चोट लगी हुई थी भाई को। वो गुस्ल खाने वाले ने हमें बताया इस चीज़ का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डॉक्टर की, हमारे मेडिकल की कोताही ये है, अल्लाह माफ़ करे किस तरह से ये डिपार्टमेंट चल रहा है, अल्लाह चला रहा है, बाकी किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसमें यह है कि भाई की कमीज़ तक नहीं उतारी पोस्टमार्टम के वक्त उन्होंने, जस्ट यहाँ से कमीज़ चीरने के बाद वो हार्ट का, लिवर का सैंपल्स वगैरह ले लिया, और वो भी एक ही जार में, किडनी, लिवर, हार्ट, वो सब एक ही जार में डालकर उनको पुलिस वालों को हैंड ओवर कर दिया, और जो मैयत थी हमारे हैंड ओवर कर मतलब ये कि जो पोस्टमार्टम हुआ वो बेसिकली नहीं सही हुआ? बिल्कुल सही नहीं हुआ। कौन है इसका, कहते हैं ना, जिसने कत्ल किया था, कौन इन्वॉल्व था, वो तो आपको शुरू से पता चल गया, लेकिन असल प्लानिंग जो थी इस औरत की, इसकी तरफ हम आएंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक।
जी दोबारा से हाजिर हूँ आपके सामने। और अभी कौन कौन से सलमान कौन कौन से लोग अरेस्ट हुए हैं बताओगे मुझे? जी, पुलिस की काफ़ी मेहनत के बाद 2 मुलजिम अरेस्ट हुए हैं। एक है दीदार शाह, एक है इसरार शाह। ये कौन है? दीदार शाह जो भाई का साला, और इसरार शाह उनके साथ भाई भाभी के कुछ कनेक्शन, लिंक भी कह सकते हैं, अफेयर भी कह सकते हैं। खालाजाद है। और ये सब चीज़ें मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, कन्फेशन में उन्होंने ये चीज़ मानी है। क्योंकि अभी जो आप एक स्क्रीन पे विंडो पे वीडियो भी देखेंगे जिसमें वो प्रॉपरली इतराफ़ भी कर रहा है कि जी किस तरह से प्लानिंग से उसने। अच्छा, मारने का रीज़न क्या बताया उसने? उन्होंने ये रीज़न बताया कि भाई की गैर मौजूदगी में हम घर का मिसयूज़ करते थे। दीदार अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेके आता था वहाँ पर। हाँ। और जिसका मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर चुका हूँ, तो दोस्ती में मुझे भी बता चुका था कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं खुला कराना चाहता हूँ उसकी। तो जब वहाँ पर वो डेट मारने के लिए गए, उसकी सीसीटीवी फुटेज भाई के पास है। भाई ने ऐसा क्लेम किया था, जो एक बात जिस बात पर भाई को मार दिया गया, और दोनों गए। पुलिस की कन्फेशन और मीडिया ग्रुप में आप पूरा पाकिस्तान देख चुका है उनका कन्फेशन। तो जब यहाँ पर वो गए हैं तो भाई खाना खा रहे थे दोपहर का, और लंच के टाइम पे उन्होंने दरवाज़ा बजाया तो भाई ने दरवाज़ा खोला। तो ये मुलजिम खुद कन्फेशन में बताता है कि भाई ने पहले ये कहा कि आओ मेरे साथ खाना खाओ, और घर में आने दिया, रिश्तेदार थे। जब घर के अंदर आए तो थोड़ी सी बात का बहाना बनाकर तुमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह वो रखी डिलीट कर दो या वो लैपटॉप हमारे हवाले कर दो, ये वो उस पर भाई को पंचेस मारना शुरू कर दिया साले ने। और जब भाई ने जवाबी अपना सेल्फ डिफेंस करना शुरू किया तो पीछे से कोई बड़ी सी बॉटल उठाकर उस इसरार ने बैक पे सर पे मार दी, यहाँ पे पीछे से मारा भाई को, और भाई नीचे गिरे हैं, तड़पते रहे हैं। भाई अल्लाह जानता है कितनी देर, अल्लाह जानता है, वो लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या, वो 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ पर बैठे रहे कि दोबारा उठे ना, भाई अगर बेहोश है तो दोबारा उठे ना, और हमें पकड़वा देगा, लाजमी बात है। हमने इसे छोड़ दिया, वो हमें नहीं छोड़ेगा। वो मतलब हाँ, मुझे बताओ जरा यहाँ से, क्योंकि उन्होंने अगर एक्चुअली वो जो मुजरिम है अभी इसरार शाह, उसने ये भी माना है कि फरजाना 1 साल से मुझे कह रही थी कि उसको मार दो और मेरी जान छुड़वाओ। अच्छा। वो जब भी उससे मिलती थी तो वो उसको कहती थी कि इसको मार दो, तो वो कहता था कि मैं इसको अकेले कैसे मारूंगा, ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता। तो कहती थी मेरे भाई के साथ उसका झगड़ा चल रहा है, उसको भी वो बदनाम कर रहा है, तो तुम उसको भी मैं तुम्हारे साथ कर दूंगी, तुम दोनों मिलके उसको मार दो। असीं उहा आई 4 तारीख़ ते पहिरीं मुॾां चयो पार शाम मां मूंखे बेज़ार थी पिया, मूंखे मारे ॾियो, जान छॾाए मुंहिंजी। पोइ चयो आउं अकेलो आहियां, मुंहिंजो साथ ॾियण वारो केरु आहे कोन, तुंहिंजी नज़र में हुजे केरु ॿुधा। चयो त दीदार आहे, भाउ आहे उन वारो, उहो ईंदो तोसां गॾु हलंदो। पोइ ॿिए ॾींहं वरी दीदार आयो, असीं वियासीं, दीदार मोटरसाइकिल ते आयो पंहिंजे ते, असीं वियासीं हैदराबाद वियासीं पारशाह जे घर। 12-1 बजे जो टाइम हो, मंझंदि वारे टाइम ते वियासीं असीं हुते, दर ठुका कयासीं। पारशाह निकितो त असीं वियासीं अंदरि। पारशाह अंदरि वियासीं त पारशाह चयो मानी लॻाए वेठो, चयो मानी बानी खायो। असां चयो मानी बानी कोन था खायूं, ऐं तव्हीं खायो, असीं खाई आया आहियूं। ऐं उन खां पोइ पारशाह जी दीदार जी बेइज़ती थी वई। दीदार वठी ईंदो आहे, संगत साथ वठी ईंदो आहे छोकिरी बोकिरियूं पंहिंजूं हिते पारशाह जी जॻह में। पारशाह खे 2-3 चकर चयो, और मुंहिंजी जॻह ते न वठी ईंदा, तुंहिंजी वीडियो कढियो फ़ोटू ऐं तुंहिंजी माउ भेण ऐं पीउ खे ॾेखारींदसि। ऐं उन खां पोइ दीदार ईंदे उथी बि पारस उथी बीह रहे, दीदार बि उथी बीह रहे। हुते दीदार 2-3 ठोशा आयसि लोणनि वारा हितां खां। पोइ हुन टेबल में मथो लॻो, थोरो रतु निकितसि। उते शीशे जी टेबल पई, पोयां खां वरी मुंहुं हईंमांसि, लोणे हिते कंध वारी मथे वारी हईंमांसि, किरी पियो। ऐं उन खां पोइ दीदार वियो अंदरि, सामान वामान खणी आयो। उन में फरदान चयसि त मुंहिंजा ज़ेवर आहिनि, ॿिया आहिनि सामान आहिनि, उहे खणी अचिजांइ। दीदार वियो अंदरां, थैली खणी आयो, थैली खणी ॿाहिरि निकितो। उन में कुझु कैश हुई ऐं लैपटॉप हो, मोबाइल हो ऐं सोन हो। सोन मां हुन मूंखे ॾिनो हो, हिकिड़ो हार ॾिनो हो, 2 वालियूं ॾिनियूं हुअसि उहो, ऐं लैपटॉप ॾिनसि, 50,000 रुपया मूंखे ॾिनसि, मोबाइल मूंखे ॾिनसि। ऐं उतां मूंखे ईअं वाधू वारो गेट आहे जिते वेनूं बीहंदियूं कराची वारियूं, उन में वेनुनि में चढ़ी वरी कराची वियसि, बेरिया टाउन। उते हुअसि राति। ॿिए ॾींहुं वरी वापसि आयसि ऐं मातली में आयसि, पुगसि त पहिरीं अची मोबाइल खपाइमि 11,000 में पिड़ी में मातली वारी में। ऐं उन खां पोइ वियुसि तलार, मासी खे चयमि मुंहिंजो सेठ आहे, मूंखे ख़बराए ॾे। 1000 रुपया खयां मूं,
उतां आऊं निकितसि मुंहिंजे दीदार अचे मुंहिंजे छॾे अचे ॿाहिरि पोइ हुते स्टाफ ते पुॻियसि बस में चढ़े दीदार अचे मुंहिंजे भाई लैपटॉप तो मुंहिंजी अमानत रखणी ॾिनी पंहिंजी खण पोइ मूं ॾिनमि दीदार खे चए कंहिं छा थो करे चए भेण जा सामान आहिनि ऐं पकाया सोनो उहो चए भेण जो भेण खे त ॾियां वञो सर ॻाल्हाईंदा हुआसीं फ़ोन ते इलाही ॻाल्हाईंदा हुआसीं काफ़ी टाइम ते मासा था मुंहिंजी सॻी जी सर ॻाल्हाईंदा हुआसीं शादी खां पहिरीं ॻाल्हाए नंढड़ी हूंदी असां वटि रहंदी हुई सर काफ़ी टाइम ताईं हम ॻाल्हायोसीं 2-3 साल थी विया असांखे सर कई हुई भेटराई नगर थाणे ते हुअसि उते इंक्वायरी थी हुई मुंहिंजी ऐं सिराज लाशारी साहिबु उन इंक्वायरी कई हुई मुंहिंजी इन लोगों ने वेट किया अच्छा कि ये नहीं था वो खुला ले लेते। बिल्कुल इन लोगों ने किसी के घर के चिराग को बुझाने से बेहतर है। अक्सर होता है कि लोग जादू टूणा काला माँ बाप के बच्चों को लूड़ा लगड़ा कर देते हैं, उससे बेहतर है आपकी नहीं किसी से बन रही है आप माँ छोड़ दो। उसमें उनका फायदा नहीं था। देखें उन्होंने 10 साल पूरे होने का वेट किया भाई की सर्विस को ताकि पेंशन उसकी स्टार्ट हो जाए और उन्होंने उसकी इंश्योरेंस के लिए भी बाकायदा कोर्ट में भी ये बयान दिया हुआ कि मुझे पेपर दिलवाए जाएं ताकि मैं अपने हस्बैंड की जो वर्षा है उसकी इंश्योरेंस बेनिफिट्स और पेंशन वगैरह के लिए क्लेम कर सकते। उन्होंने पैसे भी उनको चाहिए थे, पारस भी उनको पसंद नहीं था। तो उन्होंने इसका ये तरीका निकाला कि उसको मार दिया जाए ताकि उसकी जो पेंशन वगैरह वो हमें मिल जाए। और उसके बाद उन्होंने ना हमें प्रेशराइज मुख्तलिफ तरीक़ों से थ्रेट करवाना स्टार्ट किया कि हम लोग ना इनके नाम ना दें। लेकिन उस टाइम भी पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी, हमारे पास प्रूफ नहीं थे। लेकिन हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं सांगर पुलिस के जिन्होंने हमारे भाई के कातलों को पकड़ा और अभी तक हम वो जो फरजाना है मेन और उसका फादर वो दोनों अभी तक मफरूर हैं। लेकिन हमें पूरी कहानी खुल के सामने आ चुकी है और वो सारी कड़ियाँ मिल चुकी हैं क्योंकि वो कहता मैंने शीशे की बोतल मारी और उसके बड़े बड़े टुकड़े हमने उठा के बाहर फेंक दिए थे बोतल के। हाँ बोतल के। तो शीशे तो मिले हैं वहाँ से और शीशे के ऊपर डीएनए वगैरह भी मिल चुका है पुलिस को। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा, हमारे भाई के कातिल अब पकड़े जाएंगे। तुम लोगों की हियरिंग कितने अर्से बाद होती है, कितने दिनों बाद तुम लोग दोबारा? कभी-कभी एक हफ्ते में 2 बार भी हेयरिंग्स 2 बार भी हेयरिंग्स होती है। होती रहती है। हम लोग हर हेयरिंग पे जाते हैं यहाँ से। और उनकी तरफ से कोई आता है? नहीं वो तो पहले तो नहीं आ रहे थे, पहले तो पता ही नहीं था कि वो लोग हैं। अब तो जाहिर है वो 2 लोग जो हैं अरेस्ट हैं, 2 लोग मफरूर हैं। अच्छा मफरूर है आपकी वो फरजाना और गुलाम नबी शाह जिनको अभी तक हम कह रहे हैं वो है, उनके वालिद है। तो कुछ पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ हैं? अभी पुलिस उनको ढूंढ रही है, अभी नहीं पता चला कहाँ पे हैं। उनको सर्च कर रही है, वो जब सर्च कर लेंगे तो ऑब्वियसली उनको अरेस्ट किया जाएगा इंशाल्लाह। अपने अंजाम तक तो वो इसलिए पहुंचनी चाहिए कि पूरी प्लानिंग तो उस औरत की है ना। शादी के बाद वो टिकटॉक भी बना, मर्डर के बाद आपके भाई को मारने के बाद वो टिकटॉक भी बना रही थी या इद्दत भी कर रही थी, यहाँ रह भी रही थी। और आप बता रहे हैं कि वो सारी प्लानिंग भी है हमारे हर एक स्टेप पे नजर रख रही थी वो। हर स्टेप पे हम अगर किसी से मिल रहे हैं, किसी को घर पे बुला रहे हैं या घर में हम सब बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं कि अभी हमें वकील से ये बात करनी है या ये चीज़ें करनी है, पुलिस वालों को इस तरह से ब्रीफ करना है, उन सब चीज़ों पे उनकी नज़र थी। उसके बाद वो व्हाट्सएप कॉल पे अपने घर वालों को बताती थी कि भाई अब ये स्टेप उठाने वाले हैं, तुमने यहाँ से बचना है। तो उस तरह से जी क्या क्या बोला मुझे बताएं जी। तो सबसे पहले जब हमने ये डिसाइड किया कि एफआईआर कराएंगे 302 की भाई का मर्डर हुआ है, तो जब भाई के ससुर यहाँ पे बैठे हुए थे हमारे सामने, उन्होंने कहा नहीं एफआईआर नहीं करवानी है। अच्छा वो मना कर रहे थे आपको? हमने कहा जी इतना बड़ा मर्डर, इतना बड़ा सानिया हो गया हमारे साथ, एफआईआर तो करवाएं, पता तो चले कि इसने किया। तो कह रहे नहीं मेरी बेटी मरियम घर से भाग गई थी और ये शायद मैंने पहले कोट नहीं किया इस चीज़ को। उनकी बेटी कोई भागी थी? जी अल्लाह पाक सबकी इज़्ज़त रखे, लेकिन बात है कि ये इज़्ज़त की काबिल शादी के लिए किसी भी लिए कोई भी नहीं। उन्होंने आके हमें पहले मेरे और मुझे और पारस को 2021 में रमज़ान का महीना था, हम घर पे आए तो घर पे कोराम मचा हुआ था, भाभी वाले रो रहे थे और गुलाम नबी शाह बैठा हुआ था। उसने कहा कि मेरी बेटी जो है ना अगवा हो गई है घर से और तुम दोनों चलो मेरी हेल्प करो। हमने कहा चलो एफआईआर करवाओ। तो उन्होंने कहा नहीं एफआईआर करवा दो। पुलिस वाले मुझे खुद कहते हैं इस चीज़ का रिकॉर्ड जो है वो तलार पुलिस स्टेशन में मौजूद है कि अगर मैं एफआईआर करवाता हूँ तो पुलिस वाले मुझे कहते हैं कि नहीं तुमने खुद ने मार के गाड़ दिया होगा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्या करूँ। तो मीडिया की हेल्प लेंगे हम। और मीडिया से रिलेटेड फैमिली थी हमारी, तो हमने बहुत जगहों पे हेल्प की उसकी और तकरीबन 7 महीने। बस मुझे अच्छा मैं अगर आंटी की आखिरी अपील ले लूँ, आंटी जी अपने बेटे के लिए क्या कहेंगे इस वक्त? आपका क्या पता? मैं ये कहती हूँ मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे के लिए इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहती। अच्छा रोए तो नहीं। आपने रोना नहीं है, आपने इनकी ताकत बनना है कि आंसू में इतनी ताकत है। ये आंसू जब आप सजदा करती है ना तो अल्लाह को बड़े पसंद है।
तो वहाँ अल्लाह से बोले मेरे बेटे के साथ जाती हुई है तो अल्लाह बोलती ने हूँ, रोजाना बोलती हूँ, और नमाज में बोलती हूँ। आपका जवान बेटा वो खा गई ना, खा गई। तो इसलिए बस आप उसके लिए दुआ मांगे कि अल्लाह ताला मैंने उस बहुत दुनिया ख्याल में रखा, मेरी बेटियों से बढ़कर ख्याल रखा, बहू का बहुत ख्याल रखा, बहू का। बहू नहीं है, वो मेरी वो बेटी बेटी है। थी ना, बेटी मेरी बना के लाई हाँ। थी, क्योंकि बेटा बेटा दे के अपनी बहू बनाई जाती है, तो बिल्कुल, वैसे भी बिल्कुल। अगर मैंने बहू बेटी होती जा- तो रिश्ते नहीं चल सकते ना। नहीं, मैंने बेटी बना के रखा, सारा दिन सोती रहती थी, एक बजे उठती, 2 बजे उठती, कभी कभी 2:30 नहीं बोलती थी? नहीं, कभी नहीं बोलती थी, उठो मुझे खाना दो, नहीं, मैं खाना पकाती थी, वो खाती थी, मैंने कभी कुछ ही नहीं कहा उसे। फिर भी लड़ती झगड़ती, मैंने कहा नहीं बेटा, कोई नहीं बात लड़ो नहीं। क्योंकि वो चाहते नहीं थे ना, उसकी नजर कहीं और थी, वो किसी और के साथ रहना चाहते। हाँ। खैर चले, बस आप बताएं, आपके लिए अल्लाह बहुत अच्छा करेगा। सबसे बड़ी बात क्या है, आपके बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग हैं ना। माशाल्लाह, आप बताओ, माशाल्लाह। आपकी जीत क्या है? आपके बच्चे पढ़े लिखे, नेक, समझदार, इनको शऊर है, इनको दुनिया का भी पता है, इनको दीन का भी पता है, और आप शुक्र लाई अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली हो ना, हाँ, तो शुक्र जब लाई अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली है आपको, तो आप तो नसीबों वाले हो कि आपकी बेटियां इतनी प्यारी है, आपका बेटा इतना प्यारा है, आपकी ताकत है ये सारे बच्चे। माशाल्लाह, अल्लाह इनको वो जो जिंदगी आपका दे। बेटा है, जो अल्लाह ने आपसे ले लिया, वो इंशाल्लाह वो जन्नत में, अल्लाह ने नहीं लिया, वो शहीद लोगों वो ने। शहीद है। नहीं, लोगों वो ने शहीद मारा। है, वो शहीद है, क्योंकि वो किसी से लड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, उसने कोई आपके साथ बुरा सलूक कभी जिंदगी में उसके नहीं किया। कातिल ने बताया, जब वो घर में गिरे थे ना मारने के लिए, तभी उन लोगों को कहने लगा आओ खाना खाओ, खाना खा रहा था। और उनको कह रहा है कि कातिल आके खुद आप लोग बताया। खाना खाएं। कातिल वीजा खुद ये पे बात आया कह रहे हैं वीजा पे आया कि जब हम पूछ रहे हैं, उसका दरवाजा नॉक करके आए तो कहता है मैं खाना खाने लगा हूँ, आके आप लोग खाना खाएं। यानी उसका किसी से कोई इंटेंशन है ही नहीं उसको झगड़े ये का। भी नहीं पता था ना वो आए क्यों थे, उनको नहीं, सीधा नहीं। दोस्त है, वो रिश्तेदार मोहल्ला ही है, बनना था, बेटा, वो सारा दिन रिश्तेदार मोहल्ला है। मोहल्ला करता चले फिरता जी, यहाँ रहता है। आंटीज का हमने जो भी मैसेज है वो लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आंटी जी को जरा बाहर भेज दिया है, क्योंकि मैं जब उनसे बात करती हूँ उनके आंसू एक सेकंड के लिए नहीं रुकते, और सानिया को 6-7 महीने हो चुके हैं, और अभी बहनों ने क्या बात बोली, मेरा दिल हिल गया कि हम अपने भाई की लाशें को अपने सीने से लगा के घूम रहे हैं। क्योंकि तो मुझे थोड़ा सा और आगे बताओ सलमान, तुमने कहा था कि वो 10 साल तक शादी उसने इस वजह से ब्रेक नहीं करनी चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टी में और उसकी जॉब में फिर वो आगे जाके उसको भी बेनिफिट मिलता, तो थोड़ा सा इसमें बताओ अब सूरत हाल क्या है मज़ीदार? जिस तरह से भाई का मर्डर किया इन्होंने, इनके पीछे ये मोटिव था कि भाई की प्रॉपर्टी, भाई का जो बैंक बैलेंस था, इवन जब भाई का मर्डर हुआ है घर में, तो सुसर तो मना कर रहा था कि एफआईआर नहीं कटानी। ससुर मना कर रहा था भाई के स्वयं पे कि एफआईआर नहीं कटानी तुम लोगों ने, पुलिस तुम्हें तंग करेगी, खामखा में फैमिली की इज्जत है, रेपुटेशन है, वो ख़राब हो जाएगी, 1000 सवाल होंगे, तुम्हारे ऊपर पहले शक किया जाएगा, ये है वो है। तो इस तरह से आपने बिल्कुल एफआईआर नहीं कटवानी है, क्योंकि मैं मरियम वाले सीन में जब एफआईआर कटाने गया था तब भी पुलिस वालों ने मुझसे सवाल किए तुमने मार के गाड़ दिया हो कहीं पे, ये वो, तो कोई इंसाफ नहीं मिलता, सिर्फ ये है वो है, पुलिस वाले कोई काम नहीं करते, बड़ा चला के बताया जी। ठीक है, तो बात ये है, भाई के जो बेनिफिट थे, अभी पेंशन है, बहुत सारे उनके फंड्स हैं जो गवर्नमेंट से मिलने हैं, तो वो हम ये समझते हैं कि भाई की छोटी बेटी को मिलने चाहिए। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ और हम अब ज़रा वाइंड टिप की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे स्टोरी यहाँ तक खुली है कि ये जो असल कहानी थी, इसको करने वाली कोई बाहर की औरत नहीं थी, घर की ही बहू थी, जो बकौल कहते ना कई सालों से यहाँ रह रही थी कि कल अगर वक्त गुजरेगा तो पेरेंट्स जो आगे स्ट्रांग वो होती जा रही थी, क्योंकि उसका मियाँ उसको पता था कि जी गवर्नमेंट जॉब करता है, फिर आगे जब वो रिटायर होता है तो उसकी पैसे भी आने होते हैं, चीज़ें भी बनती है, और जिस तरह उसका रैंक बढ़ता जाता है, क्योंकि 16वें ग्रेड में वो था, और आगे जाके इंशाल्लाह वो कहते हैं ना जब आप काम करते हो, मेहनत करते हो तो तरक्कियाँ मिलती जाती हैं। और इसके साथ साथ ये भी था कि जब ये मर्डर उसने खुद कराया तो 4 महीने तक वो इसी फैमिली के साथ रही,
हमारे बहुत ही प्यारे जो थे आमिर लियाकत, उनको भी ऐसी एक औरत खा गई थी। मैं बोलने हुए कोई मुझे शर्म नहीं होगी, क्योंकि उसको भी एक ऐसी औरत खा गई थी जो बाजार छोटे से घर की थी, लेकिन उसने जो कर दिया उसके बाद आज वो पूरा हमारा उस शख्स को खा गई जो हमारे मीडिया की एक शान थी, जिसको हम भूल नहीं सकते। तो मुझे अब थोड़ा सा बताओ कहानी। 4 महीने तक फरजाना तुम लोगों के घर रही, तुम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ये वारदात उसकी हुई है। एहसास हो रहा था काफ़ी चीज़ों से, बिहेवियर से हम लोग सोच रहे थे ऐसा था। अच्छा। लेकिन ऑब्वियस है वो सबूत, वो चीज़ें, लोकेशंस और वो चीज़ें देखने के बाद फिर पारस की मोबाइल में रिकॉर्डिंग्स हमें भेजता रहता था ग्रुप में, चीज़ें जो मसले होते थे तो वो हमें वॉइस कर देता था, कुछ कर देता था, तो वो भी हमारे पास पड़े हुए थे। तो फिर वो एक चीज़ देखने के बाद हाँ फिर हमें पता चला भी थी, चीज़ें भी थी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ था। हाँ, और दूसरी बात ये कि पारस बहुत वेल एजुकेटेड इंसान था। उसकी प्लानिंग थी आगे की, वो दिसंबर में उसका था, वो उसने पासपोर्ट बनवाए थे, कश्यप का, वाइफ का और अपना अम्मी का नया करवाया था पासपोर्ट, कि वो लेके जाना चाह रहा था सबको ज़ियारत के लिए, और मदीने ले जाऊंगा मदीने। तो अम्मी की भी ख्वाहिश थी, तो वो इसलिए उसने वो पासपोर्ट्स बनवाए, उसकी एक प्लानिंग थी लाइफ की। लेकिन जिस तरह से उसका मर्डर हुआ है, उसकी ख्वाहिशें, उसकी खुशियाँ, हमारे पूरे घर का, मैं कहती हूँ ये मर्डर सिर्फ एक इंसान का नहीं होता, पूरी फैमिली का होता है। हम लोग सब आज हमारा काम डिस्टर्ब है। मैं आर्टिस्ट हूँ, आपको बताऊँगा, मेरा आर्ट भूल गया, पेंटिंग भूल गई, मीडिया पर्सन हूँ, प्रोग्राम्स करना छोड़ दिया, अब सिर्फ केस परस्यू कर रही हूँ। बहनें मेरी हैं, तो वो सब हम लोग मिलके वो केस परस्यू कर रहे होते हैं। सब लग गए ना, देखिए सब शजरा बिखर गया। फिलहाल मोती जैसे कहते ना माला में बुने होते तो वे इकट्ठे रहते, इस वक्त समझ पूरा तस्बीह अलग हो गई है। हाँ बिल्कुल। तो मुझे थोड़ा सा आपकी सिस्टर एक और हमें ज्वाइन किया, अभी उनसे भी बात करती हूँ। बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं भाभी के और नंद के हैं। माँ बता रही थी कि मैंने कभी इसको सोते से उठाया नहीं था। क्या कहना चाहोगे इस सब आप? जिस तरह सहर ने कहा ना कि किसी एक इंसान का कत्ल जो होता है ना, एक इंसान का नहीं होता, वो फिर पूरा ख़ानदान बिखर जाता है। हम लोगों में, सब बहन भाइयों में ना, मैं पारस से सबसे ज़्यादा अटैच थी। अच्छा। हमारी बचपन से दोस्ती है, वो मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ा था उम्र में, तो हमने पूरा बचपन साथ खेलते गुजारा है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो मुझसे शेयर ना करता हूँ। मेरे लिए बहुत अनफॉर्चुनेट इसलिए भी है कि मैं पाकिस्तान में नहीं थी। मैं जिस दिन आई हूँ, आप हैं जिनके वार्ड? जी। अच्छा जी। ओके, जी। पहली फीमेल आप हो के? जी, मैं ड्रिलिंग इंजीनियर हूँ प्रोफेशन से। तो मैं आई हूँ जिस दिन वापस, उसी दिन उसका मर्डर हुआ है, एंड आई वाज एक्चुअली वेटिंग टू सी हिम। मैं उससे मिल भी नहीं पाई। ना करें तो एक लॉन्गिंग, एक जो इंतज़ार था ना, मतलब कि वापस अभी आ। आपकी तरफ गले भी नहीं लगा पाई है। उसने मुझे फ़ोन किया था उसी दिन मॉर्निंग में, एंड ही सेड कि मैं कल आ रहा हूँ। आई वाज एक्साइटेड। मैं उसके लिए गिफ्ट्स लेके आई हूँ, मेरे पास अभी तक रखे हुए हैं। और वो इंतज़ार ना बस अब वो क़यामत तक चलेगा, वो ख़त्म नहीं हो रहा। अल्लाह, मुझे नहीं पता था वो आप हो, मुझे लगा अभी भी वो बाहर है सिस्टर। और बस वो एक, हम लोग इस तरह इंतज़ार कर रहे थे कि अम्मी ने कहा दरवाज़ा बंद नहीं करना, किसी भी टाइम भाई आएगा, ये वाला सिलसिला था। तो हम इतना इंतज़ार कर रहे थे। फिर जब उससे रब्ता मुनक़ता था, वो आपको बताया सलमान और सहर ने जिस तरह, तो फिर हमारे लिए परेशान कुन बात थी। और मुझे लगता है कभी कभी मैं तो अभी भी डिनाइल में हूँ, मैं इस हकीकत को तस्लीम नहीं करना चाहती। मुझसे जब लोग पूछ रहे थे ना, तो मैं तस्दीक नहीं करना चाहती थी कि वाकई मेरे भाई को कुछ हो गया। और फैमिली अपनी जगह है, मैं समझती हूँ, मैं बहन हूँ, मेरी ऐसी हालत है, तो मेरी अम्मी, मेरे वालिद जो हैं, उनकी तो तकलीफ़ का एक अंदाज़ा नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि जितने हमारे अदलिया है, उनसे इंसाफ की उम्मीद है हमें, इंशाल्लाह। हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है, हम इमाम हुसैन के मानने वाले। तो मुझे लगता है कि सैयदों की तो मीरास है शहादत, तो मेरे भाई को भी इसी तरह शहीद की है, और मैं उन्हीं के सदक़े में दुआ मांगती हूँ कि इंशाल्लाह मेरे भाई को इंसाफ मिलेगा। इंशाल्लाह सुरखुरूम होंगे आप लोग, ज़रूर होंगे। आप भी कोई अपील करना चाहें, क्योंकि केस खुल चुका है, कहानी खुल चुकी है यहाँ मैं पर। हुकूमत वक्त से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से और चीफ़ जस्टिस जो हैं उनसे, आईजी साहब से, सबसे यही अपील करती हूँ, वज़ीर आज़म साहब से, कि हमारे भाई को इंसाफ दिया जाए। कि हम बहुत बुरी तरीके से सफ़र कर रहे हैं। 7 महीने से हम लोग दर की, हर ऑफ़िस की, एसपी ऑफ़िस, कभी आईजी ऑफ़िस, कभी कहाँ, हर जगह की ठोकरें खा रहे हैं। कोर्ट्स में हम लोग जा रहे हैं, रोडों पे हम लोगों ने दिन गुजारे हैं प्रोटेस्ट करते हुए। हम लोगों को इंसाफ चाहिए। हम लोगों के भाई का जो कत्ल है वो ऐसे डूबना नहीं चाहिए। कितने पुरसुकून थे 6-7 महीने वो कातिल, वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे, वो खा पी रहे थे, कपड़े पहन रहे थे, खुश थे, और हम यहाँ पे लाशों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे। हम लोग कलर नहीं पहन पाते, अगर हम कोई कलर पहनते तो खुद से नादिम होते हैं। हम पारस तो उसको भूल नहीं पा रहे, उसकी कब्र हमारे हसीनों में खुली हुई है,
उसकी लाश के साथ हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा तब तक जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। कम से कम हम इस चीज़ के लिए मुतमिन हो जाएंगे कि हमारे भाई को इंसाफ मिला और हमें जिसने पूरी उम्मीद है अल्लाह से, किया है वो अपने नबी अंजाम पाक तक सल्लल्लाहु अलैहि पहुंचेगा। वसल्लम के सदक़े में वो इंशाल्लाह। हमें इंसाफ दिला दे। और पाकिस्तान की कोर्टों से हमें कानून से उम्मीद है, हमारी उम्मीद टूटी नहीं है, अल्लाह पे हमारे तवक्कुल अभी बाकी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब आगे मैं चलती हूँ। हाँ जी, हमें थ्रेट दिए जा रहे हैं, हमें काफ़ी बार सलमान को भी, हमें भी इवन मारने की बाहर भी कोशिश निकलते हो, की। हाँ बिल्कुल, इसका एक्सीडेंट भी करवाया था, बहुत सारी चीज़ें जो करवाते रहते हैं अच्छा। टाइम के साथ, थ्रेट भी हमें करते रहते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और हम तीनों बहनें हैं, सलमान है, हम लोग बीबी ज़ैनब की एक जो सदा थी करबला में, उसका तसलसल है। और हर वो बहन, हर वो माँ, हर वो बेटी, हर वो भाई उस सदा का तसलसल है। इंसाफ के लिए बीबी ज़ैनब ने वहाँ पे सदा दी थी करबला में, और हम हर इनजस्टिस के अगेंस्ट बात करने वाली फैमिली है, हम लोग बात करेंगे। और हमें यही उम्मीद है ऑनरेबल कोर्ट से भी, और हमें आईजी सर से, चीफ जस्टिस से यही उम्मीद है कि हमारे भाई को इंसाफ दिया जाएगा। वो एक रिस्पेक्टेबल इनोसेंट सिटीज़न था जिसको इतनी बेरहमी से कत्ल किया गया है। और एक हमें, हमारे सारे पाकिस्तानी जो हमें इस टाइम देख रहे हैं, सबसे अपील करूँगी कि आप कहीं पे भी शादी करते हैं तो कत्ल ना करें। आप ऑनर किलिंग्स कर देते हैं, आप इस तरह से साजिश करके लोगों को कत्ल कर देते हैं, वो चीज़ ना करें। आप इंसान आपको पसंद नहीं है, आप खुला ले लें, उसमें कोई जिल्लत, कोई बेइज्जती नहीं है। आप डाइवोर्स कर दें, उसमें बेइज्जती नहीं है, उसमें ना ही वो चीज़ इस्लाम से हटके है। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ आपके सामने। और एक बात है, अगर आपके बच्चे हैं और आप खुला भी ले लेते हैं तो तब भी आप किसी दूसरी के फरीक के साथ ज्यादती ना करें, बच्चों को मिलने दें। आप लोगों की नहीं बनी कोई मसला नहीं है, लेकिन खुदारा आप लोग आगे की जिंदगियां लोगों की ख़राब ना करें। किसी को मार देना, किसी के साथ ज्यादती कर देना, ये बहुत ज्यादती है। ज़िंदगी से ना खेलें। सलमान, मैं आपसे लेना चाहूँगी आखिरी मैसेज। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस ज़माने में सब इंसान खुद को खुदा समझ रहे हैं, खुदा नहीं है वो, इंसान इंसान ही रहता है। और किसी को अख्तियार नहीं दिया अल्लाह पाक की ज़ात ने कि किसी को भी जान से मार दे। और यहाँ पर लोग फ़िरौन बने हुए हैं, किसी को भी मार देते हैं, पता नहीं खुद में खुद खुदा बने हुए हैं। तो इसी तरह से जिस तरह हमारी फैमिली को थ्रेट किया जा रहा है कि केस वापस ले लो, बहुत सारे तरीक़ों से, अलग अलग लोगों से कॉल्स करवा कर कि केस वापस ले ले वरना तुम्हारे साथ बुरा होगा, जान से मार देंगे तुम्हारी फैमिली को, ये सब। अब इस मकाम पर पहुंचने के बाद जब उन्होंने कन्फेशन खुद कर दिया कोर्ट के सामने, हमने तो एफआईआर में किसी का नाम भी नहीं दिया था, फिर अल्लाह पाक की लाठी बेआवाज़ है उनको लगी है। उनके बाद जब उन्होंने कन्फेशन कर दिया कोर्ट, उन्होंने कन्फेशन कर दिया पुलिस के सामने कि वो मर्डरर हैं और उन्होंने क्यों मर्डर किया है। अभी दो जो लोग छुपे हुए हैं, अल्लाह पाक करेगा वो भी निकलेंगे, उनके साथ उनके जो पैरोकार हैं जो छुपे हुए हैं, जिनकी नज़र अभी भी हमारे ऊपर है और हम हमारी नज़र नहीं पहुंच पाई उन तक, तो इंशाल्लाह वो भी पुलिस के पास कब जाते हो? पुलिस बुलाती है, क्या करती है पुलिस? जल्दी से पुलिस का मुझे बताओ। पुलिस तुम्हारे साथ अब तक सेटिस्फाई तुम लोग हो? हैदराबाद पुलिस से तो सेटिस्फाई नहीं है पर्सनली, इसीलिए तो हमने केस ट्रांसफ़र करवाया, बड़ी जिदोजहद और बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद। अभी केस सांगड़ पुलिस के पास है। तुम लोग को सांगड़ जाना पड़ता है? जी, जाना पड़ता है, काफ़ी बार गए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा ताउन दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो 7 महीने में हैदराबाद पुलिस नहीं कर पाई, लेकिन किया फिर भी पुलिस ने, सांगड़ पुलिस ने, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एक इंसान को मारना, इंसानियत को मारना होता है। तो जिस तरह से मेरे भाई को शहीद कर दिया गया, तो मैं पूरे पाकिस्तान से एक ही बात करूंगा, यार जितने भी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सामने वाली पार्टी, कातिलों की पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो 1 मिनट के लिए अल्लाह का खौफ कर लो। आप 1 मिनट के लिए देखो कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। मर के अल्लाह को जान देनी होती है। और
एंड ऑफ द स्टोरी क्या होगा, सच का साथ देंगे तो कम से कम कल मरने के बाद अल्लाह को आप जवाब दे सकते हैं। तो कम से कम उनकी कहानियों पे मत जाएं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे जाहिल लोग ट्रेंड चला रहे हैं कि गुलाम नबी शाह को इंसाफ दिया जाए, उन्होंने कुछ नहीं किया, मासूम लोग हैं। भाई मासूम लोग नहीं है, वो बहुत पहुँचे हुए हैं, कत्ल कर दिया, वो मासूम कैसे हो बहुत सारे सकता लोग हैं है? ऐसे उनकी जो सपोर्ट में लिख रहे हैं आजकल चले जी, सोशल यहाँ मीडिया पे जितनी भी चीज़ें थी आपको दिखा दी और पूरी फैमिली को मिलवाया है। यहाँ मुझे आके ना थोड़ा सा बेहतर ये भी लग रहा है कि मैं अक्सर जिनके पास जाती हूँ ना, जब मैं प्रोग्राम करके आती हूँ तो मैं बड़ी मायूस होती हूँ। मैं कहती हूँ यार ये लोग तो खुद से बात भी नहीं कर सकते, ये लोग तो कुछ कर भी नहीं सकते। और वो लोग ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो जिनकी सुनवाई भी नहीं होती, क्योंकि पुलिस वाले भी उनको पास भी नहीं बिठाते, इदारे भी उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं जो अपने लिहाज से जो खुद जहाँ खड़े हो जाए वहाँ कहते हैं खड्डा खोद के पानी निकाल लें। ये तमाम के तमाम जो बेटियाँ यहाँ बैठी हैं, भाई यहाँ बैठा है, ये लोग इस फील्ड से मुंसलिक है और ये लोगों को पता है अच्छा बुरा क्या है। पर बात ये है कि दिमाग से खेलना इन लोगों ने नहीं सीखा। इस वक्त जो फरजाना ने दिमाग से खेला है, जिस तरह अपने मियाँ को मरवा दिया, मरवाने के बाद पारिस तो इस वक्त दुनिया में नहीं है, लेकिन इसकी बहनें और स्पेशली वो जो बहन मैं भी देखती हूँ जिसको देख के मुझसे भी नहीं बर्दाश्त हुआ कि अपने भाई के लिए वो बाहर से आई और आखिरी टाइम पे अपने भाई से मिल भी नहीं सकी। तो आप सोचें उसकी वो जो तकलीफ़ और शिद्दत है ना, वो जब बिस्तर पर लेटती होगी और जिस तरह से वो सोचती होगी कि यार मेरे भाई ने तो मेरी खुशियाँ नहीं देखी, अभी इनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, अभी तो इनके घर में रौनकें मज़ीद आनी थी और इस वक्त यहाँ पर कब तक ये मातम चलेगा ये तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं और हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको इनका इंसाफ जल्दी दिला। आखिर में मैं आपकी थैंकफुल हूँ उज़मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पूरी टीम की, प्रोड्यूसर सर की, सबकी मैं थैंकफुल हूँ कि आप लोग आए, आप हमारी आवाज़ बने हैं। मीडिया हमारी स्ट्रेंथ है, आवाज़ है। और पहले हम 4 बहन भाई हम अकेले थे इस काफ़िले में, अब वो इंसान जो सच की साइड लेते हैं, वो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सच्ची बात करने के, तो वो अब सामने आ रहे हैं, साथ आ रहे हैं, साथ मिलते जा रहे हैं। प्रोटेस्ट भी हम करते हैं तो आप लोगों जैसे बहुत बाशऊर लोग जो हैं हमारे साथ होते हैं। मैं सबकी थैंकफुल हूँ, बिलखुसूस आपकी और आपकी पूरी टीम की, 24 न्यूज़ की बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम बहुत शुक्रिया। जी मैं कहना चाह रहा हूँ जिस भाई ने हमारे लिए स्कूल सर्टिफिकेट बनवाया, अल्लाह ने ऐसा दिन दिखाया कि हमने डेथ सर्टिफिकेट बनवाया। अच्छा। जिस भाई ने स्कूल सर्टिफिकेट बनवाया हमने उनके डेथ सर्टिफिकेट बनवाया। ये अजियत भी अल्लाह ने नसीब में लिखनी थी, ये आजमाइश है। लेकिन मैं उन लोगों को स्पेशली कहना चाहूँगा जो कातिलों को सपोर्ट कर रहे हैं कि यार देखें, अल्लाह पाक ने और नबी के थ्रू हमें बताया, नबी करीम की हदीस है कि आप देखो कहीं पे बुरा हो रहा है तो हाथ से जाके रोको, अगर नहीं रोक सकते तो ज़बान से बोलो कि तुमने गलत किया है, अगर वो भी नहीं कर सकते तो दिल में कह दो कि यार ये तुमने गलत किया है। तो कातिलों की सपोर्ट ना करें, क्योंकि जो भी कातिलों की सपोर्ट करता है वो कत्ल में बराबर का शरीक होता है। तो कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते तो उनको उनके हाल पे छोड़ दें या पुलिस को इतला दे दें जो लोग भागे हुए हैं उनकी। अच्छा यहाँ बात करना चाहती हूँ, अगर वो सामने नहीं भी आना चाहते, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है, इनके नंबर भी पर्सनली मिल जाएंगे क्योंकि इनकी FIR प्रॉपर्टी कटी हुई है। अगर जो लोगों को डर है कि जी हमारे साथ गलत हो जाएगा, वो हमारे दुश्मन बन जाएंगे, तो कोई भी बंदे को अगर वो पिक्चर्स नज़र आए, वो लड़की नज़र आए, वालिद नज़र आए, तो वो उस नंबरों पे सिर्फ इन्फॉर्म कर दें। ये भी सदका जारिया है। कहते हैं ना, आपने एक काम ऐसा नेकी का कर लिया जिसमें आप सामने नहीं हो, सिर्फ आपने उनके बारे में बताना है कि फ़लाँ बंदा या बंदी यहाँ मौजूद है, ना आए सामने, ना पुलिस को आप डायरेक्टली कॉल करें, आप हमारे चैनल पे कॉल कर दें या पुलिस के पास डायरेक्टली कॉल कर दें, अननोन नंबर से कॉल कर दें। उससे ये होगा कम से कम बहुत सारे घर तबाही से बच जाएंगे। बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज हैं, जो डर रहे हैं पुलिस से, ये वो, तो उनका नाम सामने नहीं आएगा। आप व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज दें उन लोगों की जो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, जिनकी तस्वीरें ये भागे हुए मेरे भाई के मर्डर में। और आई डोंट नो कि आगे जाके भी क्या करेंगे, ये पेशेवर क्रिमिनल लगते हैं और हमने इनके साथ ज़िंदगी का एक टाइम गुजारा है, हम तो बेवकूफ़ बन गए। तो प्लीज़ आप मत बनिएगा, आपके आसपास हों तो ज़रूर इतला दें। खुदारा ये तमाम चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हम अक्सर समझते हैं कि जो औरत बाहर निकलती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, वो खुद बुरी हो जाती है, खुद मुख्तार हो जाती है। पढ़ाई आपको शऊर देती है, बाहर निकलने से औरतों के अंदर अच्छाइयाँ आती हैं, बेहतरी आती है, वो देख सकती है, अच्छा बुरा देख सकती है। खैर, यहाँ से अपने प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जब ये दोबारा हमारी इनसे मुलाकात होगी तो सलमान और ये तमाम लोग अपनी ज़िंदगी में वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन इनको ये होगा कि जी वो औरत पकड़ी गई, फरजाना, जिसको भी हम भाभी नहीं कह रहे, उनके वालिद पकड़े गए,
और वो अपने अंजाम तक पहुंच गई। और सबसे स्पेशल बात ये, वो बच्ची उसकी यहाँ मौजूद है, बहुत प्यारी सी पिक्चर्स लगा देंगे उसकी। वो इन लोग फूलों की तरह उसको पाल रहे हैं और उनकी जान है, पुप्पियों की जान है उस बच्ची में, और हमेशा रहेगी क्योंकि उसमें उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है। इसी के साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। बहुत सारी दुआएं इनके लिए भी दीजिएगा, मेरे लिए भी दीजिएगा, मेरी टीम के लिए भी दीजिएगा, मुझे यानी कि इस्मत आई को, मेरी पूरी टीम को मुझे कौन से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।